हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी यूनिट सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम की। इस यूनिट में हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस क्या होती है और सीपीयू से कैसे शेड्यूल करता है, ये सब पढ़ेंगे इसमें। तो इस यूनिट का सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोसेस आखिरकार होता क्या है। तो प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोसेस एक प्रोग्राम होता है जो चल रहा होता है एग्जीक्यूशन में। जैसे हम मान लीजिए कोई भी टर्बो सी या फिर एमएस वर्ड का प्रोग्राम ओपन करते हैं, तो जब वो ओपन करते हैं उससे पहले तो वो प्रोग्राम है, लेकिन जब वो ओपन हो जाता है ना, जब वो चल रहा होता है, तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। तो समझे आप प्रोसेस का मतलब। प्रोसेस में सिर्फ कोड ही नहीं होता बल्कि और भी चीज़ें होती है, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर होता है आपका। ये क्या करता है प्रोग्राम काउंटर, ये बताता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी। फिर आपके रजिस्टर्स होते हैं, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं। फिर आपके वेरिएबल होते हैं प्रोग्राम के डेटा को स्टोर करने के लिए। फिर मेमोरी होती है प्रोसेस के कोड और डेटा के लिए जगह। एवरी प्रोसेस हैज़ ए पीसीबी। पीसीबी क्या होती है, हमारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हर प्रोसेस के पास एक पीसीबी होती है जो उसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल स्टोर करती है, जैसे कि इसकी प्रोसेस आईडी। प्रोसेस का एक यूनिक नंबर होता है, जैसे कि रोल नंबर। करंट स्टेट स्टोर करती है। प्रोसेस किस स्टेट में है, रनिंग में है, रेडी में है, या फिर वेटिंग में है। सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं। जब प्रोसेस रुकता है तो उसका डेटा यहाँ स्टोर होता है। मेमोरी लिमिट्स होती है, प्रोसेस को कितनी मेमोरी दी गई है, ये सब। तो यहाँ से यहाँ तक थी आपकी प्रोसेस की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग होती क्या है। इट इज़ ए मेथड बाय विच द ओएस डिसाइड विच प्रोसेस इज रन नेक्स्ट। कुछ नहीं है, शेड्यूलिंग का मतलब आप समझते ही हैं। शेड्यूल करने का मतलब क्या होता है, प्रोसेस को ओएस का काम होता है कि डिसाइड करना कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी चलेगी सीपीयू पर। स्टेट ऑफ प्रोसेस, या फिर कह सकते हैं हम प्रोसेस का लाइफ साइकिल। एक प्रोसेस 5 स्टेज से गुजरती है, बिल्कुल आपकी तरह, जैसे कि आप स्टूडेंट हो। सबसे फर्स्ट होगी आपकी न्यू। मान लीजिए एडमिशन होने वाला है, जब प्रोसेस बन रहा होता है। एग्जाम्पल, जैसे तुमने एमएस वर्ड ओपन किया तो वो क्रिएट हो रहा है। फिर आती है रेडी। रेडी यानी कि लाइन में है और नंबर आने वाला है, वेट में है। प्रोसेस रेडी है चलने के लिए, पर उसको सीपीयू नहीं मिला। एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए लाइन में खड़े हैं। फिर होती है रनिंग। अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रोसेस को सीपीयू मिल गया, अब वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सिर्फ एक प्रोसेस एक टाइम में रनिंग स्टेट में होता है। फिर फोर्थ होती है हमारी वेटिंग। प्रोसेस कुछ इवेंट का वेट कर रहा है, जैसे इनपुट आउटपुट कंप्लीट होने का। एग्जाम्पल, तुम आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन पढ़ने का वेट कर रहे हो। फिर लास्ट है हमारा टर्मिनेटेड। प्रोसेस फिनिश हो गया है और उसमें कोई भी एरर नहीं आया है। तो ये होती है आपकी 5 स्टेज प्रोसेस की। ये पांचों स्टेट हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है और शेड्यूलर जो करेगा इनमें शिफ्ट करेगा, यानी कि न्यू से रेडी में पहुंचाएगा, रेडी से रनिंग में, रनिंग से वेटिंग में। तो शेड्यूलर क्या करता है, प्रोसेस की स्टेट को शिफ्ट करता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस में होने वाले ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोसेस क्रिएशन, नया प्रोसेस बनना। जब एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो किसी एग्जिटिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। जिस प्रोसेस ने उसको बनाया है उसे पेरेंट प्रोसेस कहेंगे, और जो नया प्रोसेस बना है उसको चाइल्ड प्रोसेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, अब उसमें एक नया टैब खोला, तो जो पेरेंट होगा वो क्रोम होगा प्रोसेस, और जो चाइल्ड प्रोसेस होगी वो क्या होगा, नया टैब। सेकेंड है प्रोसेस टर्मिनेशन। ये ऑपरेशन है, वो स्टेट थी, ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब होता है प्रोसेस का ख़त्म हो जाना। जब प्रोसेस अपना काम पूरा कर लेता है या किसी वजह से एरर आ जाता है उसमें और वो रुक जाता है, तो वो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेशन के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी मेमोरी को फ्री कर देता है रैम से। जैसे तुमने नोटपैड में कुछ लिखा और सेव किया और उसको क्लोज कर दिया, अब वो प्रोसेस जो है आपकी टर्मिनेटेड हो गई। थर्ड है हमारी प्रोसेस हायरार्की, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता। ओएस में प्रोसेस ट्री स्ट्रक्चर में होते हैं। एक पेरेंट कई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं, चाइल्ड प्रोसेस भी अपना चाइल्ड बना सकती है। इससे हायरार्की बन जाती है। एग्जाम्पल, जैसे कि सीएमडी खोला। सीएमडी के बारे में अगर आप जानते हो, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसमें उससे तुमने एक प्रोग्राम रन किया पेरेंट, उसने बैकग्राउंड में एक और प्रोसेस स्टार्ट कर दी चाइल्ड। फिर
उसने भी एक और बैकग्राउंड में टास्क स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे क्या एक हायरार्की बन गई, पेरेंट चाइल्ड की, फिर उसके चाइल्ड की, ठीक है। तो ये थे आपके 3 ऑपरेशन, नाम याद रखिएगा इनके और इनका काम भी याद रखिएगा, प्रोसेस क्रिएशन, टर्मिनेशन और हायरार्की। अब आते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग देखो होता क्या है, जब एक से ज़्यादा प्रोसेस रेडी स्टेट में होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू पर चलेगा। इसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। मान लीजिए आप 4 बच्चे लाइन में लगे हो कॉपी चेक कराने के लिए, तो टीचर डिसाइड करेगा कि किसकी कॉपी पहले चेक करनी है। तो वो जो टीचर हो गया आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो डिसाइड करेगा कौन सी कॉपी पहले चेक होगी। तो वो शेड्यूल कर रहा है आपको, तो उसको ही बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। इसमें टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है। सबसे पहला है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि किस बेस पे डिसाइड करेगा कौन सी चीज़ पहले होगी, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट है सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू कभी भी आइडल ना रहे, हमेशा कोई ना कोई काम करता रहे। थ्रोटपुट, 1 मिनट में कितने प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं उसको बोलते हैं थ्रोटपुट। टर्न अराउंड टाइम, प्रोसेस को सबमिट करने से लेके कंप्लीट होने तक का टोटल टाइम कितना लगा। वेटिंग टाइम, प्रोसेस कितना टाइम रेडी क्यू में वेट कर रहा है। रेस्पॉन्स टाइम, रिक्वेस्ट भेजने के बाद कितनी देर में पहला आउटपुट मिला उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। अब आ जाती है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम ही डिसाइड करती हैं कि प्रोसेस कौन सा पहले होगा कौन से बाद में होगा। इसमें सबसे फर्स्ट एल्गोरिदम है हमारी FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहले आओ और पहले सर्व हो, जो पहले आया है वो चलेगा। एग्जाम्पल, लाइन में खड़े होना। अब मान लीजिए किसी भी भंडारे की लाइन में खड़े हैं आप, तो उसमें क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप लास्ट में खड़े हो और आपको दे दिया पहले भंडारा, तो पहले जो खड़ा होगा उसको ही मिलेगा ना। तो यही होता है इसमें, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। फिर आता है नेक्स्ट एल्गोरिदम इसकी, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, SJN। प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम इज सेलेक्टेड नेक्स्ट। अब क्या होगा इस वाली एल्गोरिदम में, क्या होता है इसमें, ये होता है कि जिसका काम छोटा है उसे पहले चांस मिलेगा, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए अच्छा होता है। अब इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप किसी ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है। आपके पास खाने के लिए काफ़ी सारे आइटम्स हैं अलग अलग तरह के। तो आप पहले कौन सा आइटम को खाओगे जिसमें टाइम कम लगेगा खाने में। तो ये एल्गोरिदम ऐसे ही काम करती है कि जो भी प्रोसेस छोटे टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगी उसको ही पहले नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर आ जाती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसमें क्या होगा, हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी दी जाती है, हाई प्रायोरिटी वाली पहले चलाई जाएगी, फिर बाद में चलाई जाएगी। अब मान लीजिए आपके शहर में कोई एक पॉलिटिशियन आ रहा है, नेता। तो आप जा रहे हो लाइन में अपनी बाइक लेके या कार लेके, और नेता आ जाता है, तो पहले आपको थोड़ी ना जाने देंगे, पहले जो VIP है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसको जाने देंगे। ऐसे ही ये एल्गोरिदम काम करती है हमारी, ठीक है। अब आते हैं रॉबिन राउंड पर। रॉबिन राउंड में क्या होता है, सबको इक्वल टाइम दिया जाता है, टर्न बाय टर्न। टाइम स्लाइस क्वांटम सेट होता है, जैसे 2 सेकंड में हर प्रोसेस को। एग्जांपल, म्यूजिक चेयर गेम। लास्ट आ जाती है हमारी मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। प्रोसेस को कैटेगरीज क्यू में डिवाइड करते हैं, जैसे सिस्टम प्रोसेस, यूजर प्रोसेस। हर क्यू का अपना एक अलग रूल होता है। अब आ जाओ मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग। ये होता कब है, ये जब होता है जब एक सिस्टम में एक से ज़्यादा CPU हो। कैसे कैसे होगा, सबसे पहले होगा एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें क्या होगा, एक CPU ही सबका बॉस होता है, वही शेड्यूल करता है, बाकी सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। जैसे आपके कॉलेज में डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये सब डायरेक्टर के कंट्रोल में होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, SMP। इसमें क्या होगा, सभी CPU बराबर होते हैं, हर CPU अपना शेड्यूल खुद कर सकता है। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर टीचर, अब वे अपना काम अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा काम पहले करेंगे, कौन सा काम बाद में पढ़ेंगे करेंगे, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाएंगे, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ाएंगे। तो एसिमेट्रिक में क्या होगा, एक CPU बॉस होगा। पहले बात तो ये समझ लीजिए, मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एक सिस्टम के अंदर, बहुत सारे ही CPU होते हैं। तो जब बहुत सारे CPU होंगे तो एसिमेट्रिक में तो एक CPU सबका बॉस होगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा CPU कौन सा काम करेगा। सिमेट्रिक में क्या होगा, सभी CPU अपना काम खुद डिसाइड करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन पढ़ने से पहले एक बार हम रॉबिन
राउंड वाले को देख लेते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, कभी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो थोड़ा बहुत। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 4 दोस्त हैं, सबको 2-2 मिनट मिलते हैं टीवी देखने के लिए। उसके बाद अगला दोस्त फिर से साइकिल रिपीट होती है। यही होता है रॉबिन राउंड। अब आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, जब एक से ज़्यादा प्रोसेस एक ही समय पर चल रहे होते हैं और किसी शेयर्ड रिसोर्स जैसे मेमोरी, फाइल, प्रिंटर को एक्सेस करते हैं, तो उनके बीच कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझते हैं। जब एक से ज़्यादा प्रोग्राम यानी कि प्रोसेस एक ही टाइम पर कंप्यूटर में चल रहे होते हैं, तो वो एक जैसे रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर, मेमोरी, फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अगर सभी एक साथ रिसोर्स को यूज़ करेंगे तो गलत आउटपुट आ सकता है या सिस्टम क्रैश हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ होता है। मतलब एक प्रोसेस चले तो दूसरा रुक जाए, बारी बारी से चले। ठीक है, अब आते हैं क्रिटिकल प्रॉब्लम सेक्शन। ये क्या होता है? एक क्रिटिकल सेक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ कोड वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस। ये वो पार्ट होता है कोड का जहाँ प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्स जैसे प्रिंटर या फाइल को एक्सेस। रूल ये है कि एक समय में सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 3 रूल या कंडीशन होती हैं। सबसे फर्स्ट होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सिर्फ एक प्रोसेस एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, इसका मतलब होता है ये। फिर होता है प्रोग्रेस। अगर कोई प्रोसेस अंदर नहीं है तो दूसरे प्रोसेस को अंदर जाने का चांस मिलना चाहिए बिना रुकावट के, इसको बोलते हैं प्रोग्रेस। बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग क्या होता है? हर प्रोसेस को एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपनी बारी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कभी भी अंदर ही ना जा पाए। फिर आते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर। स्पेशल मशीन इंस्ट्रक्शंस लाइक टेस्ट एंड सेट स्वैप हेल्प इन सॉल्विंग सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। कुछ स्पेशल मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जैसे कि टेस्ट एंड सेट स्वैप। ये क्या काम करती हैं? ये हार्डवेयर लेवल पर काम करती हैं और हेल्प करती हैं कि एक समय में एक ही प्रोसेस को अंदर भेजा जाए। सेमाफोर्स। सेमाफोर्स होता क्या है? सोचो, सेमाफोर्स एक लॉक होता है जो क्या काम करेगा, जो बताएगा अंदर फ्री है या फिर बिजी है कोई। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं कोई भी अपनी बीमारी को, तो एक डॉक्टर के गेट पर एक इंसान खड़ा हुआ होता है लोक की तरह। वो क्या बताता है कि अंदर डॉक्टर के पास पेशेंट है या फिर नहीं है। ऐसे ही सीमाफोर्स होता है, ये बताता है कि सीपीयू फ्री है या फिर वो बिजी है। अब टाइप ऑफ सेमाफोर्स 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला काउंटिंग सेमाफोर। जैसे अगर 3 प्रिंटर हैं तो काउंटिंग सेमाफोर 3 तक काउंट करेगा। फिर होता है बाइनरी सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर या म्यूटेक्स भी बोल देते हैं इसको। सिर्फ 0 या 1, या तो रिसोर्स फ्री है या फिर रिसोर्स बिजी है। इस पे ऑपरेशन होते हैं। वेट ऑपरेशन होता है। वेट ऑपरेशन क्या करेगा? प्रोसेस को अंदर जाने से पहले चेक करेगा, अगर रिसोर्सेज बिजी है तो प्रोसेस रुक जाएगी। फिर आ जाओ सिग्नल। जब प्रोसेस का काम हो जाता है तो ये बताता है कि रिसोर्स अब फ्री है। क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं इसको। सबसे फर्स्ट तरह की प्रॉब्लम क्या होती है सिंक्रोनाइजेशन में, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में। मान लीजिए कोई भी प्रोड्यूसर एक आइटम बनाता है और एक कंज्यूमर उसे यूज़ करता है। तो प्रोड्यूसर आइटम बना रहा है, कंज्यूमर उसे यूज़ कर रहा है। अगर बफर फुल हो गया तो प्रोड्यूसर को रुकना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। सेकंड तरह की होती है रीडर्स एंड राइटर प्रॉब्लम। अगर एक से ज़्यादा रीडर एक फाइल पढ़ रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर कोई राइटर लिख रहा है तो और कोई रीड या राइट नहीं कर सकता। मान लीजिए आप एक बुक को पढ़ रहे हैं 2 जने एक साथ बैठ के, वो चल जाएगा, लेकिन आप लिख भी रहे हैं और कोई उसे पढ़ भी रहा है, वो नहीं चलेगा। तो इस वाली प्रॉब्लम को बोलते हैं रीडर्स राइटर प्रॉब्लम। फिर आ जाते हैं डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। 5 फिलोसोफर टेबल पर बैठे हैं, सबको खाना खाना है, लेकिन स्पून जो है वो लिमिटेड है। अगर सब एक साथ उठाएं तो डेडलॉक हो सकता है, इसलिए उनको बारी बारी से स्पून ले ला होगा। समझ रहे हो? 5 जने बैठे हो आप टेबल पर, खाना खाना है आपको, चम्मच रखी है एक, आपने पाँचों ने एक साथ हाथ बढ़ा दिया और चम्मच पर रख दिया, तो 5 जने एक चम्मच को पकड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंडीशन को डेडलॉक। तो लेकिन इसको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बचने के लिए आपको एक एक करके पहले एक चम्मच लेगा, फिर उस चम्मच को पहले से दूसरे को देंगे, फिर दूसरे से तीसरे को देंगे, ऐसे होगा। तो इस वाली प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है ना, जो पांचों ने एक साथ चम्मच उठा लिया है, तो इसको ही बोलते हैं डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के साथ आपकी ये वाली यूनिट
सेकंड यूनिट समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल की लिंक है टेलीग्राम में।